हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। तो इसको हम लोग जो है इस तरह से पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भूमिका, ताकि ग्रेजुएशन में मुख्यतः इन थ्योरियों का जिक्र होता है तो वहाँ पर जो है लॉन्ग टाइप में लिखना पड़ता है, तो इसीलिए कि स्टेप वाइज हम लोग सीखेंगे और स्टेप वाइज जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लाप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमिका, फिर मान्यताएं, फिर सिद्धांत, फिर आलोचना, फिर निष्कर्ष। आगे जो है हम लोग देखेंगे कि इसके बाद कौन सा सिद्धांत अस्तित्व में आया। तो लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना 1796 में दिया, कांट के वायव्य राशि परिकल्पना के बाद। तो इससे पहले हम लोग एक और चीज़ को समझते हैं, ये किस प्रकार की परिकल्पना थी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनो स्टार। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डुअल स्टार, और तीसरा क्या होता है डबल स्टार। क्या होता है मोनो स्टार, डुअल स्टार और डबल स्टार? तो मोनो स्टार में होता है कि जब एक ही तारा से टूटकर पूरा सौरमंडल का निर्माण होता है तो उसे हम लोग मोनो स्टार के अंतर्गत रखते हैं। और जब सूर्य और इसके साथ एक और तारा, जैसा कि ये सूर्य है, ठीक है, और एक ये अलग से कोई तारा है, ठीक है, इन दोनों के मिलने से यदि सौरमंडल का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डुअल स्टार। और डबल स्टार क्या होता है? डबल स्टार होता है सूर्य, एक तारा और दो तारा। सूर्य के अलावा यदि दो तारा से सौरमंडल का फॉर्मेशन होगा तो उसे डबल स्टार बोलेंगे, और सूर्य के अलावा एक तारा के मिलने से यदि सौरमंडल का निर्माण होगा तो उसको हम लोग डुअल स्टार बोलेंगे। और मोनो स्टार बोलते हैं हम लोग कि एक ही तारा से जब पूरा सौरमंडल का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोनो स्टार। तो कांट की, चाहे वो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना हो, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट हो, या फिर नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास हो, दोनों क्या है? दोनों मोनो स्टार है। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले भूमिका को समझते हैं। भूमिका क्या है? सबसे पहला भूमिका के तौर पर हम लोग जो है पॉइंट नंबर 1 देके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो है मोनो स्टार थ्योरी है, ठीक है। और दूसरा भूमिका में क्या लिख देंगे कि लाप्लास ने कांट की वायव्य राशि परिकल्पना में जो उनकी गलतियां थी उन्हें सुधारने का प्रयास किया। ये भूमिका के तौर पर लिखेंगे हम लोग। और फिर आगे देखते हैं हम लोग मान्यता। तो मान्यता में इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि अत्यधिक गर्म और गैसीय एक जो है बहुत बड़ा गोला था, जिसको कि इन्होंने नेबुला नाम दिया। तो इनका मानना था कि अंतरिक्ष में पहले से ही एक अत्यधिक गर्म और गैसीय निहारिका उपस्थित थी, जो कि क्या कर रही थी? निहारिका, अत्यधिक गर्म और गैसीय निहारिका पहले से ही अंतरिक्ष में उपस्थित थी, और वो निहारिका अपने अक्ष पर ही घूर्णन कर रही थी, ठीक है, अपने अक्ष पर वो घूर्णन कर रही थी। निहारिका का व्यास जो था, तो इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या माना कि अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही थी, और तीसरा पॉइंट इन्होंने माना कि निहारिका का व्यास, जो निहारिका का जो ऑलरेडी था अंतरिक्ष में, उसका व्यास वर्तमान में जो हमारा सौरमंडल का व्यास है उसके इक्वल था, ठीक है। तो निहारिका का व्यास सौरमंडल के व्यास के बराबर था, ठीक है। और क्या हुआ फिर समय के साथ जो है इन्होंने क्या माना कि चौथा पॉइंट इन्होंने माना कि समय के साथ निहारिका का ताप घटते गया। तो एक बहुत ही गर्म नेबुला था, और धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो है टेम्परेचर का क्या ह्रास होने लगा, ताप का ह्रास होने लगा। और धीरे धीरे किसी भी पदार्थ में जो है यदि उसका ताप घटता है
तो ऑटोमेटिकली जो है उसका साइज छोटा होते जाता है। तो इन्होंने क्या माना कि समय के साथ जब नीहारिका का ताप में कमी आई तो वो क्या हुआ, सिकुड़ता चला गया, सिकुड़ता चला गया। तो इन 4 मान्यताओं के आधार पर इन्होंने जो है ये पूरा सिद्धांत दिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सिद्धांत में क्या कहा इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि अत्यधिक गैसीय नीहारिका जो पहले से अवेलेबल थी, नीहारिका अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही थी, नीहारिका का व्यास जो है सौरमंडल के व्यास के बराबर था। तो जो नीहारिका अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही थी, ठीक है, और समय के साथ जब उसमें ताप की कमी हुई और नीहारिका सिकुड़ गया तो उसका आकार छोटा हो गया। तो कम आकार होने के कारण जो है क्या हुआ, कम आकार होने के कारण घूर्णन गति बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप अब केंद्रीय बल के कारण, अब केंद्रीय बल हमने क्या बताया था आपको कि ऐसा बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल, ठीक है, या केंद्रापसारित बल या केंद्र अपसारित बल, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, इसके साथ ही घूर्णन गति के साथ इसके अपकेंद्रीय बल का मान बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप नीहारिका के मध्यवर्ती भाग से, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको, ऐसे समझते हैं हम लोग कि नीहारिका के मध्यवर्ती भाग से एक नीहारिका है, ठीक है, जो क्या कर रही है, एक नीहारिका है जो अपने अक्ष पर क्या कर रही है, ये एक नीहारिका है, ये अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ताप का कमी होने लगा और इसकी गति जो है और भी तेज होने लगी, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नीहारिका के मध्यवर्ती क्षेत्र से एक भाग नीहारिका से बाहर निकल गया। यहाँ से जो है इस तरह से नीहारिका का एक भाग जो है इससे क्या हुआ, इससे बाहर निकल गया, ठीक है। इस तरह से एक छल्ला नीहारिका का यो क्या हुआ, बाहर निकल गया और फिर क्या कहता है, निकल जाता है और नीहारिका के साथ ही घूमने लगता है। जो नीहारिका का दिशा था उसी दिशा में ये क्या क्या किया, घूर्णन करने लगा, ठीक है। फिर बाद में लाप्लास कहते हैं कि जो नीहारिका से निकला हुआ भाग था वो क्या हुआ, 9 भाग में टूट गए। कितने भागों में टूट गए, 9 भाग में टूट गए, ठीक है। तो जब वो 9 भाग में टूट गए तो इसी के ठंडा होने से क्या हुआ, फिर जो है 9 ग्रहों का निर्माण हुआ और जो बचा हुआ मुख्य नीहारिका थी उससे क्या हुआ, सूर्य बना। तो इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम जो है वो अस्तित्व में आया। तो लाप्लास का ये कहना था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी और उसको हम लोग आलोचना के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जो है इसकी आलोचना को देखते हैं। तो आलोचना क्या क्या थी, फर्स्ट कहा गया कोई भी भौतिक संरचना जो गर्म है उनमें गति की संभावना न के बराबर होती है। दूसरा कहा गया कोई भी तेज गति से घूमती हुई नीहारिका के कोणीय आवेग के बल का मान इतना अधिक नहीं हो सकता है
हो सकता है कि उससे एक छल्ला टूटकर बाहर निकले, छल्ला बाहर निकल जाए। इसी तरह से कई और भी इसकी आलोचनाएं की गई। तीसरा कहा गया कि 9 भाग में ही क्यों टूटा, में ही क्यों, जिसका जवाब कि लाप्लास के पास भी नहीं था। और कहा गया कि ये जो नीहारिका से टूटकर एक छल्ला बाहर निकला था, ठीक है, इसमें ग्रहों का क्रम कैसा था, इस तरह से ऊपर से नीचे छोटा, फिर ऊपर से, फिर इधर ऊपर की तरफ 4 ग्रह डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से, और फिर यहाँ से। तो इसका पहला तो ये था कि 9 भाग में ही क्यों टूटा, और दूसरा ये था कि इसका इस तरह से अरेंजमेंट में ही ये क्यों टूटा। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये बड़ा वाला यहाँ और साइज में ये छोटा वाला बीच में हो, तो इसका भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। और तीसरा एक ऐसा था कि ये भाग जो कि बचा हुआ भाग सूर्य बना, ये अभी भी प्लाज्मा अवस्था में है, तो ये जो निकला हुआ एक छल्ला था उसकी अवस्था इसकी अवस्था से मैच क्यों नहीं कर रही है। और फिर अगला पॉइंट क्या कहा गया, अगला पॉइंट कहा गया कि यदि इसी का भाग मुख्य नीहारिका का ही टूटा हुआ भाग से सौरमंडल का निर्माण हुआ है और इसके सभी ग्रह यदि एक दूसरे के लगभग एक दूसरे के लिए समान गुण रखते हैं, तो फिर इनके उपग्रह, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी ग्रह के चारों ओर उसके उपग्रह चक्कर लगाते हैं, एकमात्र ऐसा शुक्र एवं बृहस्पति हैं, जिसके ग्रह जो है अपने पिता, जिसके उपग्रह जो हैं अपने पिता ग्रह के विपरीत उसके चक्कर लगाते हैं। तो ये पूछा गया कि ऐसा क्यों, जबकि अदर उपग्रह जो है अपने पिता ग्रह के दिशा में ही चक्कर लगाते हैं। तो ये 4-5 इस तरह से 4-5 फैक्ट जो पूछा गया, और लाप्लास इनमें से मात्र एक ऐसे सवाल थे जिनका जवाब दे पाए, वो कि उपग्रह जो है अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में क्यों घूर्णन करते हैं। तो संभवतः ऐसा उन्होंने बताया गया कि जो ग्रह हैं, जो लाप्लास जिस समय में इस परिकल्पना को प्रतिपादित किए थे, उस समय तक संभवतः ऐसे ही ग्रह की खोज हुई थी जिनके उपग्रह जो है ग्रह के दिशा में ही, ठीक है। तो अगला, तो आलोचना में यही 6-7 बातें आपको लिख देनी है, और उसके बाद आ जाते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में ऐसा माना जाता है कि ऐसा आप लोग लिख सकते हैं कि आधुनिक काल में जो है बहुत सारे इस तरह के थ्योरी आ गए हैं जो कि सौरमंडल के उत्पत्ति को बहुत अच्छे तरह से जो है विश्लेषित कर सकते हैं, और वो साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है और वैलिड भी है। लेकिन इस थ्योरी का भी जो है अपना एक स्थान है, और ये थ्योरी जो है लगभग 150 साल, लगभग कितने सालों तक, 150 सालों तक जो है इनका 150 साल तक लगभग जो है मान्य थ्योरियों में से एक था।